सामाजिक कार्य करता जी हो सर ना। जी। चले गुलशन जी, प्राय सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि आप धरातल पे तमाम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। आजकल सरकार एक नया चीज लेके आई है, मतदाता पुनर्निरीक्षण है, जो लगभग सभी राज्यों में लागू करके वो जानना चाहती है कि कितने लोग हमारे देश के हैं, कोई कितने लोग वोटर बाहर के। इस पर आपका क्या कहना होगा? आप ये सरकार जो का नहीं, चुनाव आयोग का एक अभियान है, और चुनाव आयोग का ये स्वच्छता अभियान है। कैसे देश से घुसपैठियों को, देशद्रोहियों को, और जो देश को धर्मशाला मान करके यहाँ किसी भी तरीके से हथकंडे करके भ्रष्टाचार के जरिए कैसे भी पनप रहे हैं, इन आस्तीन के सांपों को निपटाने का ये एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा। तो आपको लगता है कि सभी राज्यों में कार्य हो जाएगा? सभी राज्यों में सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, चुनाव आयोग चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। ये देश की सुरक्षा का मामला है। कोई भी अगर फर्जी वोटर है यहाँ पर या फर्जी तरीके से रह रहा है तो देश की सुरक्षा के लिए वो अपने आप में खतरा बन सकता है। इस दृष्टि से हम लोगों को इस अभियान को पूरे देश में प्रभावी ढंग से चलाना चाहिए और उन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आपने कहा कि ये योजना चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग जब अपना काम पूरा कर देगा तो जो वोटर नहीं रहेंगे वो क्या यहाँ रहेंगे या बाहर जाएंगे? इस पे सरकार का दूसरा स्टेप क्या होगा? वो निर्णय सरकार को लेना है। अगर कोई व्यक्ति आपको क्या लगता है क्या अगर होना कोई चाहिए? व्यक्ति अपने भारतीय होने का कोई भी दस्तावेज देने में असफल है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, 11-12 दस्तावेज है, अगर कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप भारत में कर क्या रहे हैं? नहीं तो नहीं है, एक छोटा सा आप सामान खरीदते हैं, उसकी भी आपको एक पावती मिल जाती है, रसीद मिल जाती है, और इस देश में आप 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसको क्या माना जाएगा? और जो कमी है हमारे में वो ये है कि हम लोगों ने, हमारी सरकारों ने, हमारी लचर कानून व्यवस्था ने इन घुसपैठियों के पनपने के लिए प्रेरक वातावरण बना दिया है। मैं पूछ रहा हूँ, घुसपैठ भई कैसे? बॉर्डर से भय। बॉर्डर पे सेना नहीं थी, बीएसएफ नहीं थी, तो वहाँ बीएसएफ की गलती मैं मानूंगा। कैसे घुसपैठ हो गई? बॉर्डर का फेंसिंग अच्छे से क्यों नहीं हुई है? 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर इतना बड़ा नहीं है कि आप उसकी फेंसिंग नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर फेंसिंग करिए। और फिर आधार अधिनियम में आपने कैसे प्रावधान दे दिया कि कोई 6 महीने अगर देश में रह जाएगा तो उसका आधार बन जाएगा। तो क्या जो भारत में रह रहे हैं वो भारतीय हैं, इन्हीं कारण से अगर उनका आधार नहीं बना हुआ है तो आपके हिसाब से जटिल होना चाहिए, उस जटिलता में भारतीयों को दिक्कत नहीं होगी? आधार नागरिकता की पहचान नहीं, आधार से नागरिकता की पहचान नहीं होती है, ये स्पष्ट रूप से सबको पता है। आधार आपके पास नहीं है तो तमाम ऐसे दस्तावेज जरूर होंगे जिनको देकर के आप आधार बनवा सकते हैं। नहीं, आपने भी कहा कि 2-3 पीढ़ी से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी लचर व्यवस्था में वो आते डॉक्यूमेंट नहीं तैयार कर पाए होंगे? ये लोग मौखिक रूप से कहते हैं, जब ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हम 2-3 पीढ़ी से आ रहे हैं। अच्छा, और कागज कोई नहीं दिखाएंगे। मतलब अपने बचाव का ये अपने बचाव के लिए वो उलझुल बातें करते हैं और विक्टिम कार्ड खेलेंगे। फिर विपक्ष के कुछ दल जो होंगे वो लोकतंत्र की हत्या करार देंगे, इसको इनके साथ हो जाएंगे। ये तो एक आम भाषा हो चुकी है कि हर कोई कहता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ना कोई हत्या होते देख रहा, ना कोई बचा पा रहा। और अगर निवारण की बात की जाए, कैसे इन घुसपैठियों का सफाया हो, तो एसआईआर को पूरे देश में प्रभावी ढंग से चलाइए। फिर अपने लचर कानून जो बने हैं उनमें उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके मजबूत सख्त कानून बनाइए, उसका अनुपालन भी सख्ती से हो। आधार अधिनियम में संशोधन करिए, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाइए, सीमाओं को सुरक्षित करिए। जब ये सारे काम हो जाएंगे तो अपने आप इन हरामखोरों को बाहर का रास्ता मिल जाएगा। जैसे आपने कहा कि ये सब करिए, काम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो दिक्कत ये है कि जिसको काम मिलता है वो ईमानदारी से काम करेगा नहीं।
अगर फिजिकली काम करना है तो ईमानदारी से काम नहीं करेगा, देश हित को सोच के काम नहीं करेगा, व्यक्तिगत हित सोचता है और कहीं न कहीं कुछ अपना ले दे के सुविधा सुन लेके या जैसे भी प्रभाव में आके वो उसके पक्ष की बात कर देता है, उसके पक्ष में कुछ न कुछ कमेंट कर देता है, लिख देता है और जिससे उसके कागजात बन जाते हैं। इन वर्तमान पे कैसे रोक लगाई देखिए, जाए? आप इसी में आपका ये आरोप, आपका कहना है कि भ्रष्टाचार कितनी भी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, लोग भ्रष्टाचार का लाभ उठा करके वहाँ बॉर्डर से इस तरफ आ जाएंगे, कुछ न कुछ अपनी व्यवस्था दे करके। आप यही कहना चाहते यही कहते हैं, यही कह रहे हैं? हैं। मेरा कहना है, अगर व्यवस्था सुदृढ़ होगी, प्रॉपर फेंसिंग होगी, इंटेलिजेंस हमारा अच्छा होगा, हमारी कानून व्यवस्था अच्छी होगी, तो एक बात जान लीजिए कि कीटनाशक में कीट नहीं पड़ते हैं, साबुन कभी गंदा नहीं होता है। इन कीड़ों को अच्छे कीटनाशक की ज़रूरत है। नहीं, देखिए हम बात जो कहना चाहते हैं कि राजस्व के कर्मचारी डॉक्यूमेंट बनाने में सहयोग करते हैं, वही डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उन्हीं के माध्यम से बनता है। आज सरकार अगर अपनी रेटिंग ली है तो दूसरे नंबर का भ्रष्टाचार राजस्व में है। पहले में पुलिस है, कोई इंकार नहीं। दूसरे नंबर पे टॉप 10 में दूसरा पोजीशन उसका है। कैसे उसको इतना जल्दी सुधार पाएंगे? क्या है संभव सुधार पाना? बिल्कुल संभव है। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हमारे पास प्रॉपर मशीनरी है। अगर हम चाहें, हम का मतलब सरकार, अगर सरकार चाहे तो उसकी मर्जी के बगैर कोई भी व्यवस्था, कोई भी विकृति समाज में नहीं आ सकती है। शासन तंत्र इतना मजबूत होता है अपने आप में, और अगर कोई अनियमितता उसकी नाक के नीचे हो रही है तो कहीं न कहीं उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा। और अगर आज रोहिंग्या यहाँ बैठे हैं तो ऐसे ही नहीं आए हैं, इस देश में बैठे उनके तमाम सहयोगी थे, तब वो यहाँ पर आए। उनके आका यहाँ बैठे, हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी बनाई गई, तब वो यहाँ पर आए हैं। आस्तीन में सांप पालने का काम यहीं के लोगों ने किया है, जिसको आज की सरकार को झेलना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार अगर चाह ले तो सब मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार को एक डर सताता रहता है कि 5 वर्ष पूरे होने के बाद लौट के मैं फिर नहीं आऊँगा। इस डर की वजह से सरकार कोई डिसीजन इस तरह का नहीं लेती है कि उसको नुकसान हो जाए। डर किस बात का? मैं सरकार में फिर लौट के नहीं आऊँगा। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यवस्था देश से बड़ी नहीं होती है। जब आपके देश पर संकट आएगा तो आपकी कुर्सी किसी काम की नहीं होगी। ये तो बात आपने कहा सही। इसीलिए जो भी सरकार में होते हैं उनके पास व्यापक अनुभव होता है, बुद्धिजीवी होते हैं, वो गली कूचे से उठाए हुए आम लोग नहीं होते हैं, उनको ये पता होता है। आप भी जानते हैं कि पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, ठीक है। एक सरकार में होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल विपक्ष में होते हैं या बाहर होते हैं। तो मान लो बहुत बड़ी ईमानदारी के साथ मान लो आज की सरकार जो है बहुत ईमानदार है थोड़ी देर के लिए, और बहुत ईमानदारी के साथ कठोर कदम उठाए, और चूंकि ये भीड़ तंत्र का मामला है, लोकतंत्र भीड़ तंत्र है, तो लोग बहुतायत लोग विपक्ष को वोट कर दें और वो गंदी सरकार आ जाए तो मनमानी करना शुरू कर देगी। उससे आप कैसे तालमेल बैठा सकते हैं? मेरा कहना है, ना कोई ईमानदार होता है, ना कोई बेईमान होता है। वो उसी तरफ जाता है जिस तरफ उसको एक ठोस और अच्छी वजह मिलती है। ईमानदार होने के लिए मुझे कोई वजह दे दीजिए, मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। बेईमान होने के लिए मुझे कोई वजह दे दीजिए, मैं अपनी बेईमानी नहीं छोड़ूंगा। इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए, जनता हमारी समझ पाए। देखिए, जैसे कौन सी वजह आपको एक उदाहरण के माध्यम से बता? उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके घर की रखवाली करता हूँ, आप मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, मुझे प्रॉपर वेतन देते हैं, और मुझे आपके यहाँ नौकरी करके ही अपना जीवन चलाना है। अब आपके घर में सेंध मारने वाला कोई चोर आ जाए और मुझको कुछ पैसा दे और ये कहे कि तुम बोलना नहीं, हम अंदर जाकर के चोरी कर लें, तो अब मेरे ऊपर है मैं किस तरफ जाऊंगा? मैं चोर के साथ जाऊंगा या अपने मालिक की हिफाजत करूंगा? तो मुझे तय करना होगा कि मैं ईमानदार हूँगा कि मैं बेईमान हूँगा। फिर वैसी परिस्थिति को, वैसे वातावरण को समाज में लागू करना, पैदा करना शासन तंत्र का काम है। अराजकता कहाँ होती है?
जहाँ शासन तंत्र कानून व्यवस्था बिगड़ गई, वहाँ हर व्यक्ति अपनी संकीर्ण सोच उस पर हावी हो जाती है। फिर आप जैसे बांग्लादेश में देखिए, अराजकता हुई तो दुकानों को लोग लूट रहे हैं। कहाँ गई ईमानदारी, कहाँ गई बेईमानी? तो एक माहौल, आपको ईमानदारी का माहौल बनाना पड़ेगा। अगर पिता स्वयं घर में अनुशासित है, ईमानदार है, तो बच्चे उसका अपने आप अनुकरण कर लेते हैं, बताना नहीं पड़ता। पिता नशेड़ी है, बेईमान है, तो उसके घर के बच्चे भी उसका अनुकरण कर लेते हैं। तो हमें ईमानदारी का एक इकोसिस्टम डेवलप करना होगा, हमें एक इथिकल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और समाज को एक संदेश देना होगा कि संकीर्ण सोच से परे भी कोई व्यवस्था होती है जो सबके लिए हितकारी होती है। हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर सिंह जी ने एक बात कही थी कि हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा, और सब अपने भले की सोचेंगे तो किसी का भला नहीं।